Define stolen property. Under Bharatiya Nyaya Sanhita, stolen property is any item that has been obtained through theft, robbery, extortion, cheating और any other crimes. ठीक है, कोई भी क्राइम जैसे रॉबरी करके आपने कोई सामान उठा के लाया, या आपने चोरी करके कोई सामान लाया, या एक्सटॉर्ट करके सामान लाया, या आपके पास कोई चीटिंग का माल है, ठीक है, कोई भी ऐसा सामान जो आपका किसी क्राइम करने के बाद ऑब्टेन किए हो वो, ठीक है, तो वो सामान आपका स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर कवर होता है। ये सेक्शन 317 ऑफ BNS में डिफाइन किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है स्टोलन प्रॉपर्टी का, तो कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने लिया है थ्रू रॉबरी या थेफ्ट या एक्सटॉर्शन, तो वो सारा प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी होता है। दूसरा सवाल है आपका, व्हाट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, किसी को इंस्टिगेट करना, कोई भी ऐसा एक्ट जो वो नहीं करना चाहता है आप उसको इनकरेज कर रहे हो कि नहीं आपको करना चाहिए, ठीक है, या आप ऐसे सिचुएशन में उसको डाल देते हो कि उसको वो करना पड़ता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है अबेटमेंट। अंडर BNS, अबेटमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ इनकरेजिंग, कंस्पायरिंग और इंटेंशनली हेल्पिंग समवन कमिट ए क्राइम। ठीक है, कोई बंदा आपस में लड़ रहा है, ठीक है, मैं वहाँ पे दोनों बंदा हाथ से मुक्का वो फाइटिंग कर रहा है, मैं वहाँ पे जाके उसको दे देता हूँ बंदूक, क्या हाथ से लड़ रहा है, ले बंदूक मार दे, खत्म कर कहानी, क्या आगे बढ़ेगा, और वो बंदूक लेता है और मार देता है। मैंने क्या किया उसको, मैंने उसको उकसाया कि तू इतना हाथापाई कर रहा है, कितना टाइम लगाएगा तू, ऐसे में ख़त्म नहीं होगा, ले बंदूक और उड़ा दे, राइट। तो ये अबेटमेंट का एग्जाम्पल है, मैं उसको इंस्टिगेट किया, अगर मैं उसको कुछ नहीं बोलता तो वो हाथापाई करके हो सकता था शांत हो जाए, ठीक है, सामने वाला बच सकता था, लेकिन मैंने सामने वाले को इंस्टिगेट कर दिया कि ये क्या हाथ से मार रहा है, ये बंदूक ले ठोक दे, तभी मैं गुस्से में था, लिया मार दिया, तो मुझे क्या किया गया है, इंस्टिगेट किया गया, इनकरेज किया गया, तो इसको बोला जाता है अबेटमेंट। आप किसी को मारने के लिए भी अबेटमेंट कर सकते हो, या आप किसी को मरने के लिए भी अबेट कर सकते हो। कोई लड़का या लड़की, आपने सुना होगा, प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ वो चीटिंग करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये उसको इतना ताना दी कि बेचारे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो सामने वाले ने जिसने भी उसको उकसाया होगा उसके ऊपर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। अबेटमेंट को सेक्शन 4(5) में डिफाइन किया गया है BNS में। अगला सवाल है आपका, व्हाट आर दी टू थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के थ्योरी क्या क्या हैं। टू थ्योरीज नेग्लिजेंस के दो हैं, एक है सब्जेक्टिव थ्योरी और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है, सब्जेक्टिव थ्योरी नेग्लिजेंस विद स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, कोई भी एक्ट आपका नेग्लिजेंस है, ठीक है, तो वो अपने आप में नेग्लिजेंस एक टॉट नहीं होता, उसके साथ आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। ठीक है, आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो तो ये बोलना डिफेमेशन होता है क्या, नहीं होता, लेकिन आप जब किसी को स्टेट ऑफ माइंड आपका ऐसा है कि उसको मुझे बदनाम करना है, राइट, तब आप बोलते हो किसी के ऊपर, तो आप गलत बोलोगे, तो गलत बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर डिफेमेशन हो जाएगा। तो डिफेमेशन भी नेग्लिजेंस का एक पार्ट है, लेकिन वो सब्जेक्टिव थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ऑब्जेक्टिव थ्योरी का मतलब होता है नेग्लिजेंस बाय कंडक्ट। ठीक है, कोई भी ये नेग्लिजेंस एक्ट आपने किया है तो वो एक्ट ही आपका अपराध हो जाएगा, टॉर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने वो बाय कंडक्ट किया है। बाय कंडक्ट कैसे होगा, जैसे मान के चलो मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ कोई ऑपरेशन कराने आया है तो मैं उसको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि देखिए आप यहाँ पे ऑपरेशन करा रहे हैं, ये आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके ऑपरेशन के दरमियान कुछ भी होता है, ठीक है, सही गलत, तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं रहेगा, यह आपकी ड्यूटी है उनको बताना, और क्या क्या प्रोसीजर होगा उनके साथ, ये आपकी ड्यूटी थी, लेकिन आपने उसको नहीं बताया, तो ये क्या किया है आपने, नेग्लिजेंस बाय कंडक्ट किया है, आपको बताना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बताया। तो ऑब्जेक्टिव थ्योरी का मानना है कि कोई भी नेग्लिजेंस अगर बाय कंडक्ट होता है, ठीक है, तो वो टॉर्ट में आएगा। सब्जेक्टिव थ्योरी का मानना है कि कोई भी नेग्लिजेंस अगर स्टेट ऑफ माइंड के कारण होता है तो वो सब्जेक्टिव थ्योरी होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव थ्योरी के अंदर आप मान लो को किसी के आप घर जाते हो तो वो ट्रेसपास होता है क्या,
नहीं होता, लेकिन आपके मन में है कि यार उसके घर में चोरी वोरी करना है, तो जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया, आपका स्टेट ऑफ माइंड बदला, और तब अगर किसी के घर में जाते हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा, राइट। तो नेग्लिजेंस जब स्टेट ऑफ माइंड के द्वारा होता है तो वो सब्जेक्टिव थ्योरी में कवर होता है, और जब नेग्लिजेंस कोई कंडक्ट के द्वारा कारित किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अंदर फॉल होता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज गैंगरेप। आपको बता दूं, इसमें मैंने 1 लिख दिया है, वो गलत लिख दिया है, 2 होगा, ठीक है। कोई भी एक बंदे के साथ या एक लड़की के साथ रेप होता है तो वो रेप कहलाता है, ठीक है। तो एक नहीं होना चाहिए। वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन नहीं होगा, यहाँ पे 2 और मोर होगा, ठीक है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर यहाँ पे 2 होना चाहिए, और सही में 2 होना चाहिए, मैंने बनाते समय 1 लिख दिया है, तो वो 1 नहीं है, 2 और मोर पर्सन। किसी भी महिला के साथ 2 या 2 से अधिक बंदा अगर मिलके उसके साथ अगर इंटेंशनली रेप करता है तो उसको बोला जाता है गैंग रेप, ठीक है। वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय 2 और मोर पर्सन constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those person shall have deemed to have committed the offense of rape, ठीक है। तो ये गैंग रेप में आएगा, 2 से अधिक बंदा अगर किसी महिला का रेप करता है तो। अब इसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, वो भी रिगरस का मतलब सश्रम कारावास मिलेगा उसको काम करवाया जाएगा, वो भी कम से कम 20 साल का मिलेगा, ठीक है। जिसको एक्सटेंड किया जाए तो उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। इसके बारे में आपको सेक्शन 70 के अंदर प्रोविजन बताया गया है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज वोयरिज्म। वोयरिज्म क्या है? तो वोयरिज्म का मतलब होता है किसी भी महिला को कोई ऐसा प्राइवेट कृत कर रही हो और आप उसको देखते हो, ठीक है, या उनका तस्वीर निकालते हो, तो उसको बोला जाता है वोयरिज्म, ठीक है। और वोयरिज्म जो है अपराध है। वोयरिज्म अंडर BNS इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग और कैप्चरिंग एन इमेज ऑफ अ पर्सन इन अ प्राइवेट एक्ट विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। तो कोई भी बंदा है या बंदी है, खास करके इसमें महिला के बारे में है ये, ठीक है, वोयरिज्म का। तो किसी भी महिला को अगर आप उनके प्राइवेट एक्ट करते, जैसे वो नहा रही हो या कुछ ऐसा कोई भी एक्ट कर रही हो, उस समय अगर आप उनको देखते हो या उनकी तस्वीर लेते हो तो वो दंडनीय अपराध है, जिसको वोयरिज्म कहा जाता है। सेक्शन 77 में इसके बारे में प्रोविजन बताया गया है। अगला है आपका डिफाइन असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है किसी को, होता है ना, मतलब जैसे कोई लड़की है, मैंने उसको छेड़ दिया, उसका दुपट्टा खींच लिया, या मैंने उसको छूने की कोशिश करी, बराबर, तो ये क्या होगा? ये होगा असॉल्ट। हमने उसको असॉल्ट किया। तो अंडर द भारतीय न्याय संहिता असॉल्ट इज डिफाइंड एज मेकिंग गेस्चर और प्रिपरेशन दैट कॉज अ पर्सन टू बिलीव दे आर अबाउट टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। किसी भी महिला को आप ऐसा मतलब भरोसा दिलाते हो कि आप उसके साथ कुछ क्रिमिनल फोर्स करने वाले हो, ठीक है, या कोई भी महिला पे कोई आपत्तिजनक वो करते हो टिप्पणी, ठीक है, तो वो असॉल्ट के अंदर ही कवर होता है। सेक्शन 130 इसके बारे में प्रावधान करता है। अगला है सवाल आपका डिफाइन बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है एक बीवी के रहते दूसरी बीवी करना, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में। आप एक लॉफुली शादी में हो और उस वाइफ को डाइवोर्स दिए बगैर किसी और महिला से शादी करती हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बाइगेमी, और ये भी अपराध है। बाइगेमी इन BNS इज द एक्ट ऑफ मैरिंग, ठीक है, समवन while already legally married to another person, ठीक है, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये सेक्शन 82 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका डिफाइन राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है दंगा फसाद करवाना, यार होता है ना, मतलब 10-12 लोग मिल गए, पथराव किए, ये सब राइटिंग के अंदर आता है, ठीक है। राइटिंग इन BNS इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल यूज वायलेंस, ठीक है, और फोर्स टू अचीव अ कॉमन गोल, तो उसको बोला जाता है राइटिंग। दंगा फसाद इसको बोलते हैं हिंदी में।
नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी टू एक्सेप्शन टू डिफेमेशन। डिफेमेशन हम लोगों ने टॉर्ट लॉ में भी किया था। तो डिफेमेशन का मतलब है क्या होता है, किसी बंदे का या किसी भी महिला का या कोई भी इंसान हो जिसके रेप्यूटेशन को आप हार्म पहुंचा रहे हो, तो उसको बोला जाता है कि आप उसको डिफेमेशन कर रहे हो। ठीक है, इसके 2-3 एक्सेप्शन होते हैं। जैसे आपने किसी के ऊपर फेयर कमेंट किया, ठीक है, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। आपने कुछ सच बोला, वो डिफेमेशन नहीं होगा। आपने कोई ओपिनियन साझा किया, वो डिफेमेशन नहीं होता है। और पब्लिक इंटरेस्ट में आपने अगर कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो वो भी डिफेमेशन के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, पूछा था 2 एक्सेप्शन, हमने 4 एक्सेप्शन लिख दिए हैं। अगला है आपका व्हाट इज डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या होता है? तो डाउरी डेथ का मतलब होता है कि कोई भी महिला जिसकी शादी हुई हो और शादी के 7 साल के भीतर अगर उस महिला का मौत होता है और मौत का कारण उसके बॉडी पे कोई इंजरी हो या क्रूअल्टी हो, ठीक है, या डाउरी का डिमांड हो, ठीक है, अगर ये सब पाया जाता है तो उसको बोला जाएगा कि उसके साथ डाउरी डेथ हुआ है। और ये सेक्शन 80 में डिफाइन किया गया है। डाउरी डेथ का अगर इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगता है तो ये बहुत हार्श पनिशमेंट है इसके अंदर। ठीक है, डाउरी डेथ के अंदर। तो ये याद रखिएगा, डाउरी डेथ तभी कंसीडर किया जाएगा जब महिला की शादी के 7 साल के भीतर उसका मौत हुआ हो। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इम्प्रिजनमेंट इन लियू ऑफ फाइन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से डिफाइन किया है। ये इम्प्रिजनमेंट इन लियू ऑफ फाइन का मतलब है कि अगर कोई फाइन नहीं भर पाता है तो उसके बिना, फाइन के बिना उसको इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने चोरी किया, मैं फाइन नहीं भर सकता, तो मेरे लिए कुछ जेल का होगा ना प्रावधान। तो भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए प्रावधान किया गया है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, अच्छे से। इम्प्रिजनमेंट इन लियू ऑफ फाइन इन BNS रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कोर्ट सेंटेंस अ कन्विक्टेड पर्सन टू अ पीरियड ऑफ जेल टाइम इफ दे आर अनेबल टू पे फाइन, ठीक है, इम्पोज्ड फॉर देयर ऑफेंस। किसी भी बंदे को कन्विक्ट करने के बाद कोर्ट जब उसको सजा सुनाता है और उसके ऊपर फाइन इम्पोज करता है, अगर वो फाइन भरने में अनेबल है, ठीक है, नहीं भर पाता है, तो कोर्ट उसको जेल टर्म देता है। अब जेल टर्म 2 तरीके का हो सकता है इसमें। जैसे मान के चलो मुझे सजा दिया गया था 1 साल, ठीक है, और 50,000 जुर्माना। तो अगर मुझे जेल टर्म के साथ जुर्माना दिया जाता है तो उसके लिए अलग फिर प्रावधान है। और अगर सिर्फ मुझे फाइन ही भरने दिया गया था और मैं फाइन नहीं भर पा रहा हूं तो उसके लिए अलग जेल का प्रोविजन है। ठीक है, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ता हूं मैं। व्हेन ओनली फाइन इम्पोज्ड, अगर किसी केस में किसी ऑफेंडर के ऊपर सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है, देन फाइन अमाउंट बेलो 5K 2 month, बेलो 10K 4 month एंड अबव 10K मैक्सिमम 1 year इम्प्रिजनमेंट। किसी बंदे के ऊपर मान के चलो 5,000 का जुर्माना लगाया गया तो उसको 2 महीने तक का जेल का सजा हो सकता है। अगर किसी के ऊपर 10,000 तक का जुर्माना लगाया गया था, अगर वो भरने में सक्षम नहीं है तो कोर्ट उसको 4 महीने तक का सजा सुना सकता है। तो ये याद रखिएगा, 4 महीना मैक्सिमम है। कोर्ट ये बाउंड नहीं है कि 4 महीना ही दे। कोर्ट को लगेगा कि नहीं यार 10,000 क्या वजूद रखता है, 10 दिन की जेल की सजा, 10 दिन का भी दे सकता है, 20 दिन का भी दे सकता है, कोर्ट के ऊपर है। लेकिन कोर्ट मैक्सिमम 4 महीना तक दे सकता है। और अगला है, अगर 10,000 से ऊपर का कोई भी फाइन मारा है कोर्ट ने, इम्पोज किया है, तो उसको 1 साल तक जो है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट कोशिश करता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन दे, क्योंकि अमाउंट पेटी रहता। 5,000 में 2 महीना रखेगा जेल में, 5,000 फाइन है तो कोर्ट बोलेगा 15 दिन का जेल, 10 दिन का जेल, ऐसा बोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका व्हेन इम्प्रिजनमेंट विद फाइन इम्पोज्ड। ठीक है, किसी भी बंदे के ऊपर इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी इम्पोज किया गया और तब वो बंदा फाइन नहीं भर पाता है, तब क्या होता है वो पढ़ते हैं। व्हेन इम्प्रिजनमेंट विद फाइन इम्पोज्ड फॉर देयर ऑफेंस, देन इन दैट केस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। मान के चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी भी बंदे को किसी बंदे ने चोरी किया, ठीक है, अब उस चोरी के लिए कोर्ट ने उसको 2 महीने का सजा सुनाया। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि तुमको 2 महीने का सजा होगा। ठीक है,
अब मान के चलो 2 महीने का सजा, 2 महीना नहीं, चोरी के सजा में कम से कम मान के चलो 3 साल का है तो कोर्ट 5 महीना 6 महीना देती है, मान के चलो एग्जाम्पल दिया 2 ही महीने का, ठीक है, ठीक है। कोर्ट ने उसको 2 महीने का सजा दिया, उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। अब वो बंदा 50,000 रुपये नहीं भर पाएगा, ठीक है, तो 50,000 नहीं भर पाएगा तो उस पनिशमेंट का 1/4, ठीक है, जो भी मैक्सिमम उसका रहेगा उतना उसको मिलेगा। तो मान के चलो इसको अक्यूज्ड को कितना मिला था, 2 महीना, लेकिन थेफ्ट का जो पनिशमेंट है मैक्सिमम उस सेक्शन में 1 साल है, ठीक है, सपोज 1 साल है, तो 1 साल का 1/4 कितना हो गया, 3 महीना, क्योंकि 3 चौके 12 ना, 3 महीना। और इधर इसको कितना मिला था, 2 महीना, तो 2 महीना के साथ उसको 3 महीना ऐड करके 5 महीना उसको जेल में रहना पड़ेगा अगर वो 5,000 रुपया 50,000 फाइन नहीं भरता है तो। स्टेट एनी 2 डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के केस में 2 डिफेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कब कब आप लापरवाही जो नेग्लिजेंस है उससे बच सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 डिफेंस लिखा है। पहला है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड और तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब है कि दोनों पार्टी की गलती से हुआ है कुछ, ठीक है, तो दोनों पार्टी की गलती से हुआ है तो वो डिफेंस लेगा ना कि भाई गलती उसकी भी है, सिंपल। दूसरा एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है कि भाई बाढ़ आया और आपका कार बह के चला गया, कंपनी जिम्मेदार होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, बाढ़ आ गया था भाई। कोई पत्थर गिरा ऊपर से, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब पत्थरा ऊपर से पत्थर गिरा, ठीक है, जैसे बारिश वारिश में होता है ना, छोटे छोटे स्टोन्स गिरते हैं, बर्फ की बर्फबारी, तो उससे अगर कुछ नुकसान होता है तो आप जा सकते हो क्या नेग्लिजेंस में, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई एक्ट ऑफ गॉड है। तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। आप कोशिश करके भी उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते तो उसको बोला जाता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो ये भी जो है एक डिफेंस का काम करता है नेग्लिजेंस के अंदर। अगला है आपका कंसेंट एज पर सेक्शन 28। सेक्शन 28 के अंदर कंसेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि कंसेंट के बारे में बताइए। बीएनएस का सेक्शन 28 एक्सप्लेन्स दैट कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली and with full understanding. If someone agrees to something because they are scared, misled, intoxicated, mentally unstable, their consent is not legally valid. कंसेंट का मतलब है कि आप जो है एकदम फ्री माइंड से दे रहे हो किसी को इजाज़त, ठीक है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई मतलब डरा धमका के नहीं, एकदम विलफुली अगर किसी को आप कंसेंट देते हो तो वो कंसेंट माना जाता है। बाकी अगर आपने किसी को मिसलीड करके, किसी को डरा के, किसी को स्केयर करके, किसी को इंटॉक्सिकेट करके, ठीक है, मेंटल स्टेबल करके आपने अगर कंसेंट लिया है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, ये सेक्शन 28 में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट इज ब्राइबरी। ब्राइबरी एज पर सेक्शन 170। सेक्शन 170 में ब्राइबरी को डिफाइन किया। ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोर, ठीक है, पैसा लेके काम करने वाला, ऐसा। तो ब्राइबरी इज डिफाइन अंडर बीएनएस एज द एक्ट ऑफ गिविंग और रिसीविंग समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर इन्फ्लुएंसिंग और रिवॉर्डिंग समवन्स इलेक्टोरल राइट्स, ठीक है। तो कुछ भी ये इसमें तो इलेक्शन के इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ब्राइबरी, लेकिन ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी, ठीक है। आपने किसी को कुछ दिया कुछ काम कराने के लिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ब्राइबरी। सेक्शन 170 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फोर्स। फोर्स का मतलब किसी के ऊपर धक्का दे देना किसी को, क्या है फोर्स। फोर्स का मतलब किसी के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर, मतलब धक्का समझ लो एग्जाम्पल इजी में। फोर्स डिफाइन एज पर बीएनएस, इट इन्वॉल्व्स कॉजिंग मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू अनदर पर्सन और एनी सब्सटेंस। एग्जाम्पल फॉर पुशिंग समवन इन द स्ट्रीट टू कॉज डिस्कम्फर्ट। कोई जा रहा है, मैंने उसको धक्का दे दिया, तो क्या है, आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगला है आपका, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ मिसचीफ, ठीक है। मिसचीफ का वैसे हिंदी होता है शरारत, ठीक है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी के प्रॉपर्टी को, कोई गाड़ी रखा है आपने उसका पंचर कर दिया,
कुछ ऐसे इस तरीके का कोई भी एक्ट आपने किया है, ठीक है, जिससे किसी के प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो इंटेंशनली, तो उसको बोला जाता है आपने मिसचीफ किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बोल रहा है, तो इंटेंशनल बर्निंग ए वैल्यूएबल आइटम लाइक अ डॉक्यूमेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू ऑनर। किसी का कोई डॉक्यूमेंट आपको मिला, आपने उसको जला दिया, क्या किया आपने, मिसचीफ किया, ठीक है। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इंटेंशनली सच एज ट्रेन ट्रैक एयरक्राफ्ट टू डिस्टर्ब ट्रांसपोर्टेशन। आपने ट्रेन का ट्रैक जो है इधर से उधर कर दिया ताकि पब्लिक का जो आवागमन है वो बाधित हो, बराबर। कोई बड़ा हार्म नहीं होता है मिसचीफ से, लेकिन आप कुछ देर के लिए वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हो, तो इसको बोला जाता है मिसचीफ। अगला है व्हाट इज डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि भाई किसी के प्रॉपर्टी को आपने फेर बदल कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट करके किसी को दे दिया या खुद के यूज के लिए रख लिया, ठीक है, तो ऐसा, तो इसको बोला जाता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। पढ़ता हूँ मैं। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर BNS रेफर टू द एक्ट ऑफ टेकिंग और यूजिंग अनदर पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी without their permission and with the intention of keeping it for personal gain, essentially meaning to dishonestly convert someone else property। ठीक है, आपने गलत इरादे से किसी और के प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया अपने यूज के लिए, ठीक है, तो वो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये सेक्शन 314 में डिफाइन किया गया है। अगला सवाल है आपका व्हाट इज डेमिनिस नॉट क्यूरेट लेक्स। ये इंपॉर्टेंट मैगजीम है जो कि BNS के अंदर कवर किया गया है। इसका मतलब होता है द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। कोई भी आपने जैसे छोटा, मैंने आपको शुरू में बताया होगा, क्रिमिनल ट्रायल का कोई अगर पार्ट लिया होगा तो मैंने, आप हर मैटर को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, ठीक है। कोर्ट का मानना है, BNS का मानना है, क्रिमिनल लॉ का मानना है कि कोई छोटे मोटे अपराध हैं, जैसे मान के चलो किसी को मैंने धक्का दे दिया या मैंने किसी के साथ बदतमीजी की, किसी को गाली दे दिया, तो ये सब मैटर लेके आप कोर्ट नहीं आ सकते, ठीक है। वैसे भी कोर्ट के पास बहुत सारा बर्डन है, तो आप ट्रिफल मैटर जो होता है, ट्रिफल का मतलब एकदम पेटी हल्का फुल्का, किसी को गाली दे दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी का चेयर खींच लिया, ऐसा, तो जो ट्रिफल मैटर है ना उसको लॉ जो है कंसर्न नहीं करता। सीधा भाई छोटा मोटा है आपस में सुलटा लो, आप हर बात के लिए कोर्ट नहीं आ सकते। तो ये जो मैक्सिम है डेमिट नॉट क्यूरेट लेक्स, वो यही बोलता है द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल मैटर। जो भी छोटे मोटे मैटर होंगे ना वो उसको कोर्ट इग्नोर कर देगा, उसको फिर कोर्ट वो कंसर्न में नहीं लेता, ठीक है। आगे है देखो, meaning that courts will not consider insignificant or minor matters in legal dispute. Essentially the law ignores trivial issues, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब छोटा मोटा एकदम हल्का फुल्का, कोई जैसे किसी को किसी ने गाली दे दिया, धक्का दे दिया, चमाट मार दिया, कुर्सी खींच दिया, ठीक है, ऐसा, तो छोटे मोटे मैटर को कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, तो यही है इसका मतलब। अगला है आपका डिफाइन किडनैपिंग। किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, तो किडनैपिंग का मतलब होता है किसी को किडनैप कर लेना, उठा के ले जाना किसी को। किडनैपिंग अंडर BNS इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग और डिटेनिंग अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल। किसी भी बंदे को कहीं से डिटेन कर लेना, किसी को कहीं से रिमूव करके उठा के ले आना, ये क्या कहलाता है, किडनैपिंग कहलाता है, अगर उसके इच्छा के विरुद्ध आपने उठाया होगा तो, ठीक है। और इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 137 में। अगला सवाल है आपका 5 एक्सेप्शन टू सेक्शन 101। सेक्शन 101 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब मर्डर कब कब नहीं माना जाएगा उसके लिए आपसे एक्सेप्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। 5 एक्सेप्शन बताइए जिससे ये नहीं माना जाएगा कि वो मर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन होता है मर्डर का प्रोवोकेशन। अगर आपको किसी ने, जैसे मैं खड़ा हूँ, हाँ, और मेरे से बाती करा और उसने मुझे अचानक से मतलब बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ शुरू कर दी, ठीक है, और मैं थोड़ा हूँ अलग मिजाज का, तो मुझे गाली बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको जोर से मुक्का मार दिया, हाँ। अब मुक्का जैसे ही मारा वो गिर गया और मर गया,
तो ये क्या हुआ, उसने मुझे सडन प्रोवोक किया, मैं शांति से खड़ा था, मेरे को क्या मतलब है उससे, वो अचानक से मुझे गाली देने लगा बद्दी बद्दी, तो मैं नहीं रोक पाया, मैंने मार दिया। तो सडन प्रोवोकेशन के अगर बाद कोई अपराध होता है तो वो मर्डर नहीं होता, ठीक है। दूसरा है सडन फाइट, सडन फाइट विदाउट प्रीमीडिएशन। मैं जा रहा था और एक और बंदा जा रहा था, हम दोनों का गाली गलौज हुआ अचानक से, और अचानक से मारा पीटी हो गया, बराबर। हमने कोई तैयारी नहीं की थी कि हमको उसको मारना है, ठीक है ना, उसने कोई तैयारी किया था, अचानक से मिले, गाली गलौज हुआ था, फिर मारा पीटी होने लगा, और मारा पीटी इतना बढ़ा कि एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो गया और कोई एक मर गया, ठीक है। तो सडन फाइट में भी अगर वो विदाउट प्रीमीडिएशन है, मतलब पहले से तैयारी किए बगैर अगर किसी की मौत होती है तो वो सडन फाइट में आता है, और ये एक्सेप्शन है मर्डर का, ठीक है। तीसरा है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारते हो तो वो मर्डर नहीं होता है, ये तो सिंपल सबको पता है। मुझे कोई मारने आया था, मेरे सर पे बंदूक ताना, जैसे ट्रिगर दबाने लगा, मैंने 4-5 चाकू मार दिया उसके पेट में। अगर मैं चाकू नहीं मारता तो वो ट्रिगर दबता और मैं साफ, बराबर। तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, तो सेल्फ डिफेंस का जो है डिफेंस लिया जाता है, तो वो मर्डर में नहीं आता फिर, ठीक है। इसके बाद है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी का मतलब है पब्लिक सर्वेंट परफॉर्म हिज ड्यूटी। कोई पुलिस वाला है, कोई आतंकवादी उसके गिरफ्त से भाग रहा है, अब वो अगर उसको नहीं मारेगा तो वो भाग जाएगा, और या उससे बड़ा नुकसान वो कर सकता है वापस से, बराबर। तो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते समय अगर पुलिस वाले से कोई मरता है तो वो भी मर्डर नहीं होता है। अगला है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है कि भाई आपने कंसेंट दिया था कि यहाँ पे, जैसे मान के चलो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑपरेशन थिएटर का, जब आप कोई बड़ा बड़ा ऑपरेशन कराते हो तो जो हॉस्पिटल वाला होता है वो आपसे एक पेपर पे साइन करा लेता है कि भाई देखो ये बड़ा ये ऑपरेशन है, इसमें जान को जोखिम रहता है, तो बाद में अगर कुछ इधर उधर हुआ और तुम मर गए तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस पर सिग्नेचर करते हो। तो आप सिग्नेचर क्यों कर रहे हो, कि आप कंसेंट दे रहे हो कि मैं अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा। अब आप मर गए, मान के चलो ऑपरेशन कर रहा था और आप ऑपरेशन के बाद नहीं बच पाए, मर गए, तो ये मर्डर में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कंसेंट पहले से दे रखा था। तो जब कंसेंट दिया मर्डर नहीं होगा, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म किया मर्डर नहीं होगा, सेल्फ डिफेंस में किया मर्डर नहीं होगा, सडन फाइट हुआ, कोई प्रीमीडिएशन नहीं किया था हमने मारने का, एक्सेप्शन है वो मर्डर का। हमें प्रोवोक किया गया कि तुम ऐसा करो, उसने गाली गलौज शुरू कर दी, बराबर, सडन प्रोवोकेशन में आके मैंने उसको मुक्का मारा, मर गया, क्या हुआ, मर्डर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डकैती। डकैती का मतलब होता है भाई कहीं पे डकैती करना, सिंपल, ठीक है। तो ये याद रखना बस। एक और आगे आएगा आपका, किधर है मैं बता देता हूँ, आगे आगे आगे, रॉबरी। देखो क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन रॉबरी। रॉबरी और डकैती दोनों सेम ही होता है, याद रखना। बस अंतर ये होता है कि रॉबरी करने वाला 5 से कम होता है, और 5 से अगर ज़्यादा आदमी है तो वो डकैती होगा। मैं बैंक लूटने गया, ठीक है, और मेरे साथ 4 बंदों को लेके गया, ठीक है, तो ये हम लोग कितने हो गए, 5 हो गए, बराबर। तो अब 5 हो गया तो क्या हो गया, ये डकैती हो गया, ठीक है। अगर मैं गया और मेरे साथ 3 ही बंदे थे, ठीक है, तो मैं कितने लोग हो गए, 4। अब मैं अगर बैंक लूटता हूं तो वो फिर रॉबरी हो जाएगा, ठीक है। मेजर अंतर यही है, रॉबरी और डकैती में मेजर अंतर यह है कि डकैती में 5 से ज़्यादा आदमी होना चाहिए, ठीक है, और रॉबरी में 5 से कम होने चाहिए। डकैती में आप साधारणतः जाते हो और लूटपाट करके आ जाते हो, ठीक है, लेकिन रॉबरी में डराते धमकाते भी हो, ठीक है, हार्म पहुंचाने का भी कोशिश करते हो। तो ये सब मेजर अंतर है। बाकी ये याद रखना कि 5 से कम है तो रॉबरी, 5 से ज़्यादा है तो डकैती, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, डकैती इज अ क्राइम कमिटेड बाय 5 और मोर पीपल हु वर्क टुगेदर टू कमिट और अटेम्प्ट टू रॉबरी, ठीक है। सेक्शन 309 में इसको डिफाइन किया गया है।
डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। देखिए जब थ्योरी आप पढ़ोगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हमारा सिलेबस शुरू करेंगे ये 50 करने के बाद। थ्योरी जो होता है मुख्यतः 3 तरीके का होता है, एक होता है डिटरेंट, एक होता है रिफॉर्मेटिव और एक और टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का होता है। तो मतलब डिटरेंट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा अपराध किया है तो उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट दीजिए, ठीक है, ताकि वो जो है बाद में दूसरे लोगों के लिए वो मिसाल बने कि भाई इसने अपराध किया था तो उसको सजा मिला, तो बाकी क्या करेंगे, डरेंगे थोड़ा। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी ने अपराध किया है तो आप जरूरी नहीं है कि उसको सजा ही दो, अगर वो रिफॉर्म होने वाला है तो उसको कम से कम सजा दो, ठीक है। और एक और टाइप का थ्योरी होता है, वो बोलता है कि अगर किसी ने किसी को मर्डर किया है ना तो आप भी उसका मर्डर कर दो, एन आई फॉर एन आई, ठीक है। वो भी एक थ्योरी है, तो उस थ्योरी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब 3 थ्योरी बेसिकली इसमें है। और डेटरेंट थ्योरी का मतलब होता है कि भाई किसी भी बंदे ने अपराध किया है तो आप उसको जो भी लॉफुली पनिशमेंट है आप उसको दीजिए, ताकि ऐसा करने से समाज में जो है, सोसाइटी जो है ऐसे क्राइम करने से डरे, ठीक है, और लोगों को लगे कि नहीं भाई अगर आप अपराध करोगे तो आपको सजा मिलेगी। ये होता है डिटरेंट थ्योरी। नेक्स्ट है व्हाट इज कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप का मतलब होता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट के कस्टडी में अगर कोई महिला है और उसके साथ अगर रेप होता है तो वो कस्टोडियल रेप है। सिंपल है, ठीक है। जैसे जेल में महिलाएं होती हैं ना कस्टडी में, आपने सुना भी होगा केरला या किसी स्टेट के अंदर ऐसा पाया गया कि मतलब जेल के अंदर बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट है। अब जेल के अंदर उसका पति कहाँ से आएगा जो प्रेग्नेंट हुई, तो ऐसे तो ये क्या हुआ, ये कस्टोडियल रेप हुआ, ठीक है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में कस्टोडियल रेप के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी 2 पर्सन हु वुड बी पब्लिक सर्वेंट एज पर बीएनएस। बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू बीएनएस ए पब्लिक सर्वेंट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इलेक्शन प्रोसेस सच एज जजेस, मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री ऑफिसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि भाई ये जो मतलब क्या बोलते हैं आपको यार, ये समंदर में कोई नाव बोट चल रहा है, ठीक है। अब वो एक दूसरे जुरिस्डिक्शन में आते जाते हैं ना, तो इन कोई कोर्ट तो होगा ना जो मैरीटाइम के केसेस को देखता होगा, तो उस मैरीटाइम के केस को देखने का जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको बोला जाता है एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन इन द बीएनएस इज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट टू ट्राई मैरीटाइम केसेस। मतलब समंदर में कोई बोट का कोई मामला हुआ है, वहां पे कोई फायरिंग हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो जो होता है शिप के अंदर, बेसिकली शिप के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो उसको बोला जाता है एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। अगला है आपका व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 171 में डिफाइन किया गया है। whoever voluntarily interference or attempt to interfere with the free exercise of any electoral right commit the offense of undue influence at an election। कोई बंदा है जिसको राइट है वोट देने का, आप उनके राइट को, उसको अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है, लेकिन आप उनको इंटरफेयर कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि 5,000 रुपये दे दूंगा तुमको, ठीक है, या तुमने वोट नहीं दिया तो देख लेना तुम्हारे बेटे का एडमिशन नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप किसी इलेक्शन के अंदर कहीं पे खड़े हुए हो और अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने मतदाताओं को, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज 2 इंस्टांसेस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट के बारे में आप पढ़ोगे तो सेक्शन 116 में डिफाइन किया गया है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब है कि किसी भी इंसान को अगर आपने चोट पहुंचाया है तो उस चोट से या तो उसके आँखी चले जाने चाहिए, ठीक है, या उसका कान खराब होना चाहिए, या उसके बॉडी पार्ट का कोई हड्डी टूट जाना चाहिए, दांत निकल जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा ग्रीवियस हर्ट। अगर छोटा मोटा हर्ट हुआ है तो उसको बोला जाता है हर्ट, ठीक है। जब आप बीएनएस पढ़ोगे तो उसमें 2 तरीके का हर्ट है, एक है हर्ट
ठीक है, जिसको सिंपल हर्ट बोला जाता है, और एक होता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो डिफाइन किया गया है वो बोलता है कि किसी भी बॉडी को, ठीक है, उसके जो बॉडी पार्ट है ना उसको आपने डिसलोकेट कर दिया है। हाथ सीधा था, आपने उसको टेढ़ा कर दिया तोड़ के, फ्रैक्चर कर दिया, बोन इधर से उधर हो गया, दांत आपने तोड़ दिया, ठीक है, या आपने आंख फोड़ दिया, ठीक है, या आपने कान पे ऐसा मारा कि वो बहरा हो गया। तो कोई भी ऐसा पार्ट बॉडी का जो डिसेबल हो जाए परमानेंटली, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ग्रीवियस हर्ट। नेक्स्ट है आपका डिफाइन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल असेंबली का मतलब होता है कि भाई 4-5 आदमी मिलकर बैठ के कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ गलत इरादे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे पब्लिक डिस्टर्बेंस के लिए प्लान बना रहे हैं, तो ये अनलॉफुल असेंबली है। इन दी BNS, अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड एज an unlawful assembly is a group of 5 or more people who have a common goal to commit a crime, ठीक है, और causing public disturbance, सेक्शन 189 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टेजेस इन दी कमीशन ऑफ क्राइम। कमीशन ऑफ क्राइम का स्टेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आपको मैंने बताया था शुरू में, सबसे पहला होता है स्टेज इंटेंशन। किसी को किसी क्राइम के करने का इंटेंशन ना हो तो वो क्राइम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेंटल एलिमेंट हमेशा ज़रूरी होता है किसी अपराध को कारित करने के लिए। तो सबसे पहला है इंटेंशन। अगर इंटेंशन है तो वो प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, मुझे किसी को मारना है तो मैं इसे मुक्का लेके नहीं जाऊंगा मारने, कोई वेपन लूँगा, चाकू लूँगा, हथियार तलवार लूँगा, बराबर जहर लूँगा, कुछ तो लूँगा, प्रिपरेशन तो करूँगा ना, राइट। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि वो काम करूँ, अटेम्प्ट करूँ। जैसे मैं मारने गया हूँ तो चाकू लेके उसको मारने की कोशिश करूँगा, जहर लेके गया हूँ तो उसके दूध में डाल दूंगा। अटेम्प्ट हमने कर ली, बराबर। अब वो मर गया, मान के चलो, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो क्राइम है वो कमिट हो गया, कमीशन हो गया, या अकम्प्लिश भी बोलते हैं उसको, अकम्प्लिशमेंट हो गया, बराबर। तो जैसे ही हमने कमीशन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो वो अपराध हो जाता है। यही है आपका स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है। अगला है आपका डिफाइंड डिफेमेशन। डिफेमेशन तो मैंने टॉट में भी बताया था कि भाई आपके किसी स्टेटमेंट से, चाहे वो स्टेटमेंट ओरल हो चाहे रिटर्न में हो, अगर वो किसी के रेप्यूटेशन को हार्म करता है तो वो माना जाएगा कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट है और आपने डिफेमेशन किया है। सेक्शन 356 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है। अगला है आपका हाउस ब्रेकिंग, ठीक है, किसी के घर के दरवाजे को तोड़ना और घुस जाना, खिड़की से आपने घुस गए, क्या है ये सब हाउस ब्रेकिंग के अंदर आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू BNS, हाउस ब्रेकिंग ऑकर्स व्हेन अ पर्सन एंटर और एग्जिट ए हाउस और प्रॉपर्टी अनलॉफुल यूजिंग फोर्स, डिसेप्शन और अदर स्पेसिफाइड मेथड। मैं किसी के घर में खिड़की से घुस गया, खिड़की का दरवाजा तोड़ के घुस गया, क्या है ये? हाउस ब्रेकिंग है। घर का दरवाजा तोड़ के घुस गया, क्या है ये? हाउस ब्रेकिंग है। जब मैं किसी के प्रॉपर्टी में अनलॉफुली घुसता हूं और वो भी फोर्स करके, ठीक है, तब होता है वो हाउस ब्रेकिंग। ये सेक्शन 330 में डिफाइन किया गया है। अगला सवाल है आपका, एक्सप्लेन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस सिट रिया, ठीक है। द लैटिन मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस रिया मीन्स द एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। कोई भी एक्ट अगर आपने किया है और जब तक आपको उस एक्ट को करने का इरादा गलत ना हो तो वो एक्ट अपने आप में अपराध नहीं होता, ठीक है। मैं बाइक से जा रहा था और मुझे किसी को मारने का इरादा नहीं था, अचानक से कोई आया और मेरे गाड़ी के नीचे आ गया, ठीक है, तो क्या मैं उस अपराध, जैसे कोई आया और मेरे गाड़ी के नीचे मर गया, तो मैं मर्डर के लिए लायबल होऊंगा क्या? नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे उसका मारने का इरादा ही नहीं था, मेरा माइंड ही गलत नहीं था उस समय पर, बराबर। तो कोई भी ये पर्टिकुलर मैगजीन बोलता है कि जब तक आपका कोई भी एक्ट, ठीक है, गलत इरादे से ना किया गया हो तब तक आप उस अपराध के लिए गिल्टी नहीं माने जाओगे, ठीक है। इट स्टेट्स दैट ए पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम अनलेस दे हैड द इंटेंट टू कमिट इट, ठीक है। कोई भी क्राइम को करने के लिए जब तक आपका मेंटल एलिमेंट नहीं है उसमें, तब तक वो क्राइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्राइम को डिफाइन किया गया है एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, मतलब कोई आप गिल्टी एक्ट करो
और उसमें आपका गलत इरादा मिल गया तब वो क्राइम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट है आपका डिफाइन रॉबरी। अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि आप किसी के घर में या कहीं पे भी आपने चोरी किया है, एक्सटॉर्शन किया है, ठीक है, डरा धमका के अगर आपने किया है तो वो रॉबरी होता है, ठीक है। सेक्शन 309 में इसको डिफाइन किया गया है। अगला है आपका हु इज अ ठग। ठग मतलब क्या होता है? तो ठग का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू BNS ए पर्सन कंसिडर्ड एज अ ठग who is a part of a group that habitually commits robbery or child stealing, ठीक है, often with violence involved। ये सेक्शन 310 में डिफाइन किया गया। आप बच्चे को चुराने का काम करते हो या है मतलब ग्रुप वाइज जो है आपका आप लोग हैबिचुअली रॉबरी करते हो, तो ये ठग के अंदर डिफाइन किया गया है ऐसे इंसान को, ठीक है। अगला है डिफाइंड मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड, बराबर। मेंटली आपने किसी को अपराध करने का आपके अंदर भावना है, तो ये क्या है? ये गिल्टी माइंड है आपका। मेंसरिया इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स गिल्टी माइंड। इट रेफर्स टू द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन व्हेन दे कमिट अ क्राइम, ठीक है। अगला है आपका डिफाइन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो लॉफुल गार्डियनशिप के अंदर किसी को किडनैप करते हो उसके बारे में पूछ रहा है। किडनैपिंग फ्रॉम अनलॉफुल गार्डियनशिप डिफाइन अंडर BNS एज टेकिंग अ चाइल्ड और पर्सन विद अ मेंटल इलनेस अवे फ्रॉम देयर लॉफुल गार्डियन विदाउट देयर कंसेंट। कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई डिसेबल बच्चा है जिसके पास दिमाग नहीं है, आप ऐसे बच्चे को उठा के लेके जाते हो बिना उसके पापा के कंसेंट के, गार्डियन के कंसेंट के, तो उसको बोला जाता है कि आपने किडनैप किया है फ्रॉम अनलॉफुल गार्डियनशिप। सेक्शन 137 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। डिफाइन डॉक्यूमेंट अंडर BNS के अंदर डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू BNS डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letter, figure, mark or by more than one of those means and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of the matter। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है जरूरत, मतलब ये करना जरूरी हो गया था, आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है, तो ये जरूरी हो गया था। मैंने आप लोगों को नेसेसिटी का एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, कि मैं कार स्पीड से चला रहा था और राइट साइड में जो है रोड बंद है, सामने से बच्चे जा रहे हैं और लेफ्ट में एक हिरन पानी पी रहा है या एक कुत्ता पानी पी रहा है। अब मैं कार नहीं रोकूं तो सामने 10-12 बच्चे मर जाएंगे। राइट साइड में कोई ऑप्शन नहीं है जाने का, मेरे पास ऑप्शन बचा है तो सिर्फ लेफ्ट का, और लेफ्ट में एक कुत्ता पानी पी रहा है, मैंने चढ़ा दिया लेफ्ट में, कुत्ता डैमेज हो गया, कुत्ते को, कुत्ता मतलब उसको चोट वोट आ गया या मर गया, ठीक है, तो ये क्या है? ये नेसेसिटी है। मुझे उस कुत्ते को मारने के लिए कोई भी सज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बड़े हार्म को रोकने के लिए मैंने ये छोटा हार्म किया है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है नेसेसिटी। अब इस नेसेसिटी का भी एक्सेप्शन है कि कब कब आप नेसेसिटी का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। तो पहला है प्रोपोर्शनैलिटी। द हार्म कॉज्ड बाय द एक्ट मस्ट बी लेस देन हार्म प्रिवेंटेड। आप प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि आपने नेसेसिटी का तो सहारा लिया, ठीक है, आपने बोला कि ये नेसेसिटी था, लेकिन नेसेसिटी के चक्कर में मैंने आपको, आपके पास ऑप्शन था कि कुत्ते के तरफ आप गाड़ी ले जाओ, बराबर, आपने कुत्ते के तरफ न ले जाके बच्चे के तरफ ले गए और आप बोलते हो कि मेरा ब्रेक फेल हो गया था तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं चढ़ा दिया गाड़ी, तो ये नेसेसिटी नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि भाई आप बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म किए रहो। अब ऐसा नहीं कि छोटे हार्म को रोकने के लिए आपने बड़ा हार्म कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप नेसेसिटी का एक्सेप्शन नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा है गुड फेथ। द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ विदाउट मैलिशियस इंटेंट, ठीक है, तो भी आप इसका ये जो नेसेसिटी है उसका एक्सेप्शन लग जाता है। और अगला है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है।
आपको वो नहीं करने के अलावा भी अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन था, आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी था, ठीक है, फिर भी आपने किया, तो फिर नेसेसिटी अप्लाई नहीं होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन था, आप वो कर सकते थे, आपने क्यों मतलब नेसेसिटी ही समझा? आपके पास दूसरा ऑप्शन था ना हार्म को रोकने के लिए, बराबर। तो ऐसा, तो 3 एक्सेप्शन है नेसेसिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका डिफाइन फोर्जरी। फोर्जरी क्या होता है? तो फोर्जरी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को जानबूझ के छेड़छाड़ करना, उसको फोर्जरी कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। फोर्जरी इन बीएनएस इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग और ऑल्टरिंग, ठीक है, ए डॉक्यूमेंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद द इंटेंट टू डिसीव, ठीक है। फोर्जरी कैन इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए फेक डॉक्यूमेंट। आपने जानबूझ के नकली डॉक्यूमेंट बनाया या नकली सिग्नेचर किया है, तो उसको भी फोर्जरी ही कहा जाएगा। ये सेक्शन 340 में डिफाइन किया गया है। अगला है आपका डिफाइन जस्ट नेसेसिटी, जिसको नेसेसिटी बोला जाता है। तो मैंने अभी बता दिया ना आपको नेसेसिटी क्या होता है। तो नेसेसिटी का मतलब है कि किसी बड़े अपराध को रोकने के लिए अगर आप छोटा अपराध कर देते हो तो ये नेसेसिटी माना जाता है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक लाइन से ना झोपड़ा बना है, ठीक है, एक लाइन से मतलब मान लो 20 झोपड़ा बना है, ठीक है, और एक पहले झोपड़े में आग लग जाता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं उस झोपड़े में जहाँ पे आग लगा है उसके दूसरे झोपड़े को मैं फटाफट गिरा देता हूँ, ठीक है। जाके जैसे ही वो झोपड़ा गिरता है तो वो झोपड़ा उस आग तक लगता है और फिर आगे का जो घर रहता है वो सारा बच जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक घर को नुकसान किया, सामने से गिरा दिया, ठीक है, लेकिन मैंने कितने सारे घर को बचा दिया। तो मैंने ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए एक छोटा सा हार्म कारित किया, तो इसको बोला जाता है नेसेसिटी। अगर मैं वो दूसरे घर को नहीं गिराता तो उस घर में भी आग लगता, फिर तीसरे घर में, फिर चौथे घर में, फिर लगते लगते पूरा समाज, पूरा सोसाइटी जल जाता, बराबर। तो मैंने एक घर के आग लगते ही दूसरे घर को गिरा दिया कि जा, अब न लगेगा आगे, न पूरा परिवार तबाह होगा, न पूरा मतलब सोसाइटी जलेगा। तो ऐसा होता है, तो उसको बोला जाता है नेसेसिटी। अगला है आपका प्रोवाइड 3 डिफरेंसेज बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में और क्रिमिनल रॉन्ग में 3 डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला है सिविल रॉन्ग जो होता है वो प्राइवेट डिस्प्यूट होता है, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल। मेरे और मान के चलो मेरा और राजू के साथ कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, बराबर। तो ये क्या है, ये सिविल रॉन्ग है। क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग पब्लिक के खिलाफ होता है, वो पूरे सोसाइटी के खिलाफ होता है, ठीक है, ये पहली बात होता है। दूसरा है सिविल में इंजर्ड पार्टी प्लेंटिफ इनिशिएटेड द सूट अगेंस्ट एलिज्ड रॉन्ग डूअर, ठीक है। जो भी सिविल मैटर, जैसे मेरा प्रॉपर्टी था, किसी ने कब्जा कर लिया, तो मैं प्लेंटिफ हुआ, तो मैं सामने वाले के ऊपर सूट फाइल कर सकता हूँ जो रॉन्ग डूअर होगा, बराबर। जो इंजर्ड पार्टी है उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। जबकि क्रिमिनल केस में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है वो प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, और वो केस इनिशिएट करता है, किसके ऊपर करता है, अक्यूज्ड के ऊपर, बराबर। सिविल केस में क्या होता है, सिविल केस में उद्देश्य रहता है कि जो भी पार्टी इंजर्ड है उसको कॉम्पनसेशन मिले, ठीक है, जो भी उसको डैमेजेस हुआ हो। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, भाई जो भी अक्यूज्ड है उसको पनिश करो, ठीक है। चौथा है सिविल केस का एग्जाम्पल डिफेमेशन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, ठीक है। तो ये सब सिविल रॉन्ग में आता है। जबकि क्रिमिनल रॉन्ग में क्या आता है, थेफ्ट हो गया, असॉल्ट हो गया, मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, ये सब क्रिमिनल रॉन्ग में आता है। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेरियस ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज। शादी से जुड़े हुए कुछ अपराधों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है शादी से जुड़ा हुआ अपराध बाइगेमी। आपने एक शादी करी थी, फिर आप दूसरी शादी कर रहे हो गया ना अपराध, तो ये शादी से रिलेटेड हो गया। दूसरा है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब क्या, आप शादीशुदा हो और दूसरे महिला के साथ फिर से अफेयर कर रहे हो, बराबर। तो ये क्या हुआ, ये भी अपराध है लेकिन शादी से जुड़ा हुआ है, अडल्ट्री। तीसरा है क्रुअल्टी। क्रुअल्टी का मतलब क्या, बीवी को ताना दे रहे हो, तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया,
सास अलग ताना दे रही है, तेरा रोटी बनाने नहीं आता है, जला देती है हरदम, खाना बनाने नहीं आता, बराबर। तो ये क्या है, शादी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपराध है। अगला है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या है, शादी करने के बाद किसी महिला के साथ 7 साल के भीतर कोई मौत होती है तो होता है डाउरी डेथ, तो ये भी शादी से जुड़ा हुआ है, बराबर। एक अभी नया जुड़ा है आपका बीएनएस के अंदर, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा, ये डिसीटफुल मीन्स के तहत, जैसे मान के चलो मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, ठीक है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपसे शादी करूंगा, बाद में पता चलता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे आप शादी करना चाहती थी, बराबर। या मैंने आपको बोला कि मुझे आपसे शादी करना है और मैंने आपके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाया और बाद में मैं मुकर जाता हूँ, बराबर। तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या डिसीटफुल मीन्स ऑफ मैरिज अगर होता है तो ये भी अपराध है, जो कि सेक्शन 69 में बनाया गया है। और ये नया इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता होगा हाल ही में ये एक टर्म आया था, लव जिहाद, बराबर। वो मतलब मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का का नाम रख के और फिर उनके साथ शादी करते थे और उनको फोर्स करते थे कन्वर्ट हो जाओ, या उनके साथ शादी करने का वादा करते थे, बाद में मुकर जाते थे, बराबर। तो ये पर्टिकुलर एक्शन, ये सेक्शन जो है वो डिसीटफुल मीन्स के लिए बनाया गया। आपने किसी के साथ शादी का झांसा देकर, ठीक है, अपनी पहचान छिपाई और उसके साथ फिजिकल हुए, बस, ठीक है। तो ये 4-5 जो प्रोविजन है, जो अपराध है, वो शादी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस। बीएनएस के अंदर कितने सारे पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बीएनएस के अंदर 6 तरीके के अपराध, ये पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। आपको बता दूं, आईपीसी में जो हमारा पहले का लॉ था उसमें 5 ही पनिशमेंट था, अभी वाले में 6 कर दिया गया। नया वाला कौन सा है, कम्युनिटी सर्विस। अभी कोई भी अपराध अगर आपने छोटा मोटा किया है, पहली बार किया है, तो कोर्ट आपको जेल नहीं भेजता, ना आप पे फाइन इम्पोज करता है। आपको बोलता है कि जैसे मान के चलो आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा, बराबर, तो आपको बोलेगा 15 दिन ट्रैफिक हवलदार के साथ एक बोर्ड लगा के खड़े रहो कि कोई भी मतलब गाड़ी दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, सावधानी से चलाएं, या 100 आदमी को खाना खिलाओ गरीबों को, या वृद्धाश्रम में 15 दिन सेवा दो। तो समाज सेवा के तौर पर आपको कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो ये नया आया है। बाकी इससे पहले कितने थे, तो इससे पहले था डेथ पेनल्टी, 1 हो गया, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 हो गया, तीसरा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ये 3 हो गया, चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कुर्की जब्ती, वो जो घर परिवार घर वर को वो कर लेते हैं ना जब्ती, वो। पांचवा है फाइन, छठा है आपका कम्युनिटी सर्विस, जो कि अभी बताया था। ये सारा प्रोविजन सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज पनिशमेंट फॉर रेप। रेप के लिए पनिशमेंट क्या है, तो बीएनएस के सेक्शन 64 में रेप के लिए पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि बताता है कि कोई भी इंसान अगर रेप करता है, ठीक है, तो उसको कम से कम जो है 10 साल का सजा होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो सकता है और फाइन भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स को सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है। डॉली इनकैपेक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो मेंटली उस अपराध को नहीं कर सकता, ठीक है, जैसे 7 साल का बच्चा, वो किसी को मार सकता है क्या, नहीं मार सकता, क्योंकि उसका मेंटल जो स्टेज है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो 7 साल से कम का हो, अगर वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता, बराबर, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं होता है, उसको समझ ही नहीं होता है कि वो अपराध है, तो वो कैसे करेगा। अगर कर भी लेता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये होता है डॉली इनकैपेक्स, ठीक है। अगला सवाल है आपका, डिफाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है हीनियस अपराध, बड़े बड़े अपराध, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एसिड अटैक, ठीक है। तो ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के ही आपको अरेस्ट कर ले, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये हीनियस ऑफेंस में आता है। अगला सवाल है आपका, एलिमेंट ऑफ क्राइम। क्राइम के एलिमेंट आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपको मैंने शुरू में बताया था जब मैं मॉड्यूल करा रहा था, बराबर। एलिमेंट क्या है, सबसे पहला इंसान होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग,
उसका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए अपराध करने का, ठीक है। इसके बाद वो अपराध भी करना चाहिए, एक्टर सीरियस होना चाहिए, बराबर। इसके बाद इंजरी, उसके बाद किसी को नुकसान होना भी चाहिए, ठीक है। मैं सुजीत, मैं इंसान हूँ, मेरा मन था कि मैं राजू को मारूं, ठीक है, मेरा मन हो गया, अब मैं वहां पे उसको जाके मारा भी, बराबर, तो ये मेरा एक्टर सीरियस हो गया। उसको मेरे मारने से पीठ पर चोट भी लगा, इंजरी भी हुई, तो मैंने क्या किया, ये क्राइम किया है, ठीक है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, पहला एलिमेंट, मेरा इंटेंशन था उसको मारना, दूसरा एलिमेंट, मैंने उसको मारा भी, मेरा जो एक्ट था उसको मारने का वो भी फुलफिल हो गया, एक्टर सीरियस हो गया, और उसको चोट भी लगी तो इंजरी भी हो गया, तो ये हो गया क्राइम, ठीक है। लास्ट सवाल है आज के लिए 50वां, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। ये बहुत लैंडमार्क सवाल है और इसमें मेजर अंतर सिर्फ एक ही है, ठीक है, सिर्फ एक ये है कि कल्पेबल होमिसाइड, पहले समझो ये बात, होमिसाइड का मतलब होता है वध, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है मानव वध। किसी भी इंसान को अगर कोई मारता है तो उसको बोला जाता है कल्पेबल होमिसाइड। अगर उसको मारने के लिए हमने प्रीमीडिएशन किया है, हमने पहले से पूरा प्लान बनाया है, सोच समझ के किसी को जानबूझ के अगर हम मारते हैं तब वो फिर मर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो मर्डर के केस में प्रीमीडिएशन होना चाहिए, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के केस में मैं कार से जा रहा था, ठीक है, और कल्पेबल होमिसाइड का एक बेहतर एग्जाम्पल है, जब आप बीएनएस पढ़ोगे तो उसमें, कि मुझे ना राम को मारना था, ठीक है, और मैंने जोर से पत्थर फेंका राम के ऊपर, ठीक है, और वहां राम जो था ना उसको नहीं लग के श्याम को लग गया, ठीक है, और श्याम मर गया। ये क्या हुआ, ये कल्पेबल होमिसाइड हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा मारने का इरादा था, हो गया, मेरे से कोई मरा भी है, इंसान तो मरा है ना कोई, भले मुझे उसको मारने का इरादा नहीं था, बराबर, तो ये क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड। मुझे मारने का इरादा था, मैं वहां गया, पत्थर उठाया, मैंने श्याम पे मारा और श्याम को लगा और श्याम मर भी गया, क्या हुआ, ये मर्डर हुआ, क्योंकि मैंने प्रीमीडिएशन भी किया था कि मुझे श्याम को ही मारना है, मैंने पत्थर भी लिया, वहां पे गया भी, मारा भी, मर गया, बराबर। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है इंसान मरना चाहिए, ठीक है। मर्डर का मतलब होता है इंसान मरना चाहिए, लेकिन उसको मारने से पहले हमारा प्रीमीडिएशन होना चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए मेरा, ठीक है, और मेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे उसको मारना ही है, तब वो मर्डर होगा, ठीक है। ये बेसिक अंतर है। अभी पढ़ देता हूं मैं। मर्डर इन्वॉल्व्स प्रीमीडिएशन एंड क्लियर इंटेंशन टू किल, ये मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, आप जानबूझ के भी श्याम को मारना चाह रहे थे, ठीक है, या श्याम को नहीं मारना चाहते थे, राम को मारना चाहते थे, गलती से उसको लग गया, मरा तो है कोई, अब मरा है तो होमिसाइड हुआ, तो होमिसाइड का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, बराबर। दूसरा है मर्डर में इट्स अ टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो स्वाभाविक है ना, कोई मरेगा तो मरना ही है, कोई मरा तो मानव वध हुआ, तो वो हो गया ना कल्पेबल होमिसाइड, बराबर। अगर उसमें हमने प्रीमीडिएशन किया तब वो मर्डर होगा, अगर प्रीमीडिएशन नहीं किया था तो कल्पेबल होमिसाइड हुआ। तो मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड का ही एक पार्ट है, ये याद रखना, क्योंकि इंसान मरा तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया, बराबर, ये समझो, हाँ, ये बहुत थिन लाइन है इसमें, कोई इंसान मरा तो वो हो गया कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, अगर वो प्रीमीडिएशन था, क्लियर इंटेंशन के साथ था तो मर्डर होगा, नहीं तो वो कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में।